Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैथमेटिक्स क्लास 10th का लगातार रेगुलर बेसिस पर सीरीज का सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 का सोल्यूशन दिया जा रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। कंसेप्ट उतना तक जरूर बताए जा रहे हैं कि किसी भी का बुक का क्वेश्चन बन सकता है। कंसेप्ट इतना तक जरूर बताए जा रहे हैं कि किसी भी बुक का क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देने के बाद भी किसी दूसरे बुकों का सॉल्यूशन यानी दूसरे बुकों के क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाएगा। तो हम आज पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 4 तक सॉल्यूशन दिया जा चुका है। पार्ट 5 में एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.2 चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक दिए गए थे। 3 तक का सॉल्यूशन दिया गया था, उसमें कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना था। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिए गए हैं कि which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। एनसीईआरटी के इक्वेशन एनसीईआरटी का बुक निकाल लिए होंगे, तो इसमें कौन सा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रूप से सॉल्व करना है। जो एक भी वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखे होंगे उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बताने के साथ साथ उसके कंसेप्ट बताए जाते हैं। तो ये ध्यान दें कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये कंसेप्ट लेकर हम चेक करते हैं। यदि इसमें ये नॉट इक्वल टू पहले ही हो जाए ये, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में जो है यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यूनिक सॉल्यूशन को ही बोलते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। यदि फिर ऐसे कंडीशन आ जाए कि ये इक्वल और ये नहीं इक्वल हो, नॉट इक्वल, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी इस केस में पैरेलल लाइन जाएगा, और नो सॉल्यूशन, तो जिसमें सॉल्यूशन नहीं होते इनकंसिस्टेंट होते। फिर इसके बाद ये सॉल्यूशन बताए गए थे, यदि तीनों का रेशियो इक्वल हो जाए तो वह होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप करते हुए जाएगी, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन होगा। एक भी बता दें कि जिसके एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसका एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे उसको कंसिस्टेंट होंगे, जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा। ये तो क्लियर मालूम चल रहा है। तो फिर आगे की तरफ कंसेप्ट को ध्यान देंगे। a1 a2 b1 b2 क्या है कि a1 x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, b1 y का कोएफिशिएंट c1 कांस्टेंट टर्म है, a2 x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का, b2 y का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का, और c2 जो है कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं। 4 में दिए गए हैं फर्स्ट या x + y = 5 और 2x + 2y = 10 ऐसे दिए गए। क्या किए जाएंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। इसमें हम 2 कॉमन निकल कर सिंपलिस्ट फॉर्म कर ले सकते हैं, यानी 2 निकाल लिए जाए तो x + y हो जाएगा, और इधर 10, तो इसे हम काट सकते हैं 5, यानी x + y = 5। इसमें हम देखें कि ये और ये इक्वेशन दोनों एक ही आ गया। इसका मतलब ये है
कि हम चेक करते हैं, यानी हम a1 बाई a2 लेते हैं, यानी इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका 1, b1 बाई b2 लेते हैं तो ये आ गया इसका 1 बाई 1, c1 बाई c2 लेते हैं तो यानी ये इधर -5, इधर -, इसका मतलब 1 आ, तो सब इक्वल आ गए, यानी टोटल इक्वल आया c1 बाई c2। इस केस में क्या होगा, इस केस में इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, और पैरेलल लाइन की बात की जाए तो एक ही पर जाएगा। इसमें जो है ऐसे जाएगा, एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप करेगा, दोनों इक्वेशन का लाइन एक ही पर जाएगा, कोइंसिडेंट कहलाएगा। जब कोइंसिडेंट है तो ये कहलाएगा कॉन्सिस्टेंट। इन दिस केस कॉन्सिस्टेंट केस, क्योंकि सब 1 के इक्वल है, तो ये कहलाएगा दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, या कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट, इट इज कॉन्सिस्टेंट। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, कह रहा है कि जिस केस में कॉन्सिस्टेंट है उस केस में आपको ग्राफ खींचना है। जिस केस में इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, तो हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ तो खींचना बतलाया गया है, यानी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींचना बताया गया है, ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, वह निश्चित रूप से एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए जाएगा। तो इसके इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड की तरफ चलते हैं, तो ध्यान दिए जाए। फिर इसके बाद सेकंड दिया है, इसमें एक तो और चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिए गए, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिए गए। हम चेक करते हैं, a1 बाई a2 चेक करें, यानी इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2। अब b1 बाई b2 चेक करें तो -1 बाई -3, इसका मतलब 1 बाई 3, और c1 बाई c2 चेक करें, यानी 8 बाई 16, 1 बाई 2 आया। इसका मतलब ये क्या कंडीशन है, ये तो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में जब लाइन खींचेंगे तो ये पैरेलल जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन का केस है। जिस केस में नो सॉल्यूशन होगा तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल है। जब इनकंसिस्टेंट है तो इस केस में ग्राफ खींचना नहीं है। यदि ग्राफ खींचेंगे भी तो ये दोनों पैरेलल है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हम इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद दो क्वेश्चन 3 और 4 है, उसको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना होगा। जिस केस में कॉन्सिस्टेंट होगा उसका ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना होगा और सॉल्यूशन प्राप्त करना होगा। तो निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5th में ये दिए गए एनसीईआरटी के ही हैं। 5th में ये दिए गए हैं, में दिए गए हैं कि half the perimeter of rectangular garden, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ whose length is 4 मीटर more than its width, यानी width से लेंथ 4 मीटर ज्यादा is 36, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर जो है 36 दिया है।
कंडीशन दिए गए हैं कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हम क्या काम करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेट लेंथ ऑफ the garden, let the length of garden be x and width be y। अब इसमें कंडीशन फर्स्ट कहा है कि हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, perimeter of rectangular perimeter of rectangular garden क्या है 2 into L plus B होगा। और हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी का है, हाफ पेरीमीटर दिया है 36। पेरीमीटर ये होते हैं, इसका मतलब जो है कि 2 into L के स्थान पर x, इसके स्थान पर y, और ये 2 रखे तो ये 36 दिया है। 2 2 कैंसिल आउट, यानी x plus y 36 दिए गए, एक इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ, यानी इसका लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है, इसका मतलब लेंथ को हम x माने हैं, इसको y, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस y इक्वल टू 4, या दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो गए हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन, यानी इसको सिंपलीफाई करना है। तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो सिंपलीफाई तो आप कैसा कर सकते हैं, देखिए सिंपलीफाई, यानी x प्लस वाई ये 36 है और x माइनस वाई 4 है। ये तो ग्राफिकल मेथड से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ग्राफ खींचेंगे तो भी जिस पॉइंट पकड़ करेगा वही हम समझ आए, या हम कोई एक वेरिएबल को खत्म कर कर भी कर सकते हैं। यदि इसको ऐड कर दिए जाए तो ये हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 14, ये हो जाएंगे 20, यानी x इक्वल टू 20। ऐसे तो इस मेथड के बारे में जानकारी मिली होगा, बताए जाएंगे। ये इस मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहलाते हैं, एक वेरिएबल को खत्म करते हैं। ये 9th में भी थोड़े से इसके बारे में बताए गए थे, पॉलिनोमियल चैप्टर में इसका यूज आया था। x इक्वल टू क्या आ गया 20, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी लेंथ 20 आ गया। अब इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, हम किसी में भी रख दे, किसी भी इक्वेशन में यदि रख दे तो उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 36 में से 20 गया 60, यानी ये प्राप्त हो गए, यानी लेंथ जो है 20 और ब्रेथ जो है 60 मीटर आएगा। तो यही जो है इसके सोल्यूशन होंगे। तो ये निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, डायमेंशन 20 मीटर और 60 मीटर आएंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। 6 में क्या दिए गए हैं, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया गया है, 2x plus 3y minus 8 equal to 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन और लिखिए टू वेरिएबल का, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, इस प्रकार से है
इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये ध्यान दीजिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन से पहला दिया गया है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल दीजिए जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है ये मालूम होना चाहिए। एक इक्वेशन आपका दे दिया गया है, दूसरा इक्वेशन निकालना है, तो हम ऐसा काम करेंगे कि जो ये कोएफिशिएंट है इसका रेशियो बराबर ना हो। वी नो दैट condition for intersecting line हम ये जानते हैं कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। क्लियर है? तो ऐसा हम दे देंगे कि ये ना इक्वल होगा, यानी a रेशियो इक्वल ना हो, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये, यानी ये ले लिए ये 5x, इसमें ले लिए ये 4y ले लिए -6 इक्वल टू 0। यही सेकेंड इक्वेशन है, यही सेकेंड इक्वेशन एग्जांपल है जो ऐसा करेगा। ध्यान दीजिए 2/5 करेंगे नॉट इक्वल टू होगा 3/-4, इसका रेशियो इक्वल नहीं है, तो इस नहीं इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद वैसे लीनियर इक्वेशन का, फिर इसके बाद कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड फॉर देयर सो फॉर्म, इस प्रकार से बना रहा है। अब इसके बाद हम सेकंड की तरफ चलते हैं, सिर्फ एग्जांपल ही देना है। अब सेकंड यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड दिए गए हैं कि ऐसा दीजिए कि पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन हो। तो ये ध्यान देंगे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, यानी वी नो दैट कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन के लिए जानते हैं क्या, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये तो क्लियर है, बस इसी पर अरेंज कर देना है। तो इक्वेशन यही है, यानी ये तो इक्वल हो, यहाँ पर पूरे से ले लेते हैं, ये 6y ले लेते हैं, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पर हम से ले लेंगे। तो इसमें देखिए इसका इसका रेशियो यदि करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसा दिया गया है -8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी 2/4 और 3/6 और नॉट इक्वल टू है, ये देख लीजिए, ये क्लियर 1/2, ये 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7 का है। तो ऐसे कंडीशन का है, तो ऐसा शो नहीं करना है, सिर्फ ऐसे एग्जांपल लिख देना है। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें कि ये दिए गए हैं। अब एक बार कोइंसिडेंट दिया गया है, थर्ड में दिए गए हैं कोइंसिडेंट, इसी में तीसरा क्वेश्चन है कोइंसिडेंट। तो कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट क्या होता है, थर्ड में दिया गया है, थर्ड में, यानी थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट, तो ध्यान दीजिए एक इक्वेशन ये दिए गए हैं, थर्ड में ये दिए गए हैं कंडीशन, वही बात करेंगे कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक ही पर ओवरलैप करेगा, एक ही पर ओवरलैप करेगा, यानी ग्राफ जो है कैसे जाएगा, एक ही पर जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर
कोइंसिडेंट लाइन, ये तो क्लियर है। हम क्या कर लेंगे, a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर लेंगे, ये लिख लेते हैं 6x, ये 9y और -20, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखिए ये 1/3 का रेशियो है, ये 1/3 का रेशियो है, यानी a1 by a2 यानी 2/6 3/9 -8 by -20, सबको हम देखेंगे तो ये 1/3 का है, यानी कॉन्फिडेंट लाइन का एग्जांपल ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो इस प्रकार से दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो ईमानदारी पूर्वक रेगुलर बेसिस पर यानी ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी 7 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, x - y + 1 = 0, दूसरा 3x + 2y - 12 = 0 दिए गए। तो ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस ट्रायंगल सो फॉर्म दीज लाइन x एक्सिस एंड सेट टू बी, यानी इसका यदि आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना होगा तो ग्राफ जिस प्रकार से मेथड है ड्रॉ करने का वैसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ड्रॉ करने के बाद ऐसे कंडीशन आएंगे जो ग्राफ ड्रॉ खींचेगा। तो जो दो इक्वेशन है, मान लीजिए ऐसे आए, एक तो ये समझिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, यानी ट्रायंगल बनेगा कैसे, ये दो इक्वेशन का जो लाइन है उसके और एक्स एक्सिस के बीच। तो ये वाली जो है एक्स एक्सिस है और ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट लाइन का है, इक्वेशन सेकेंड का एक लाइन ग्राफ है, इक्वेशन फर्स्ट का लाइन ग्राफ है और एक्स एक्सिस। तो इसके बीच जैसा डायग्राम बनेगा वह ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल डायग्राम का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप ग्राफ पेपर को ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कितना है निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से फाइंड आउट करने के तो बेसिक चीजें हैं, यानी ये जो इतना आया ये इतना एरिया कवर किया। तो ऐसे ही सेट जाएगा, आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और जो HW दिए जा रहे हैं उसको भी बनाते जाइए। जिस पर बेस्ड आर्य सवाल के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, वैसे किसी पर भी बना सकते हैं। वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो होंगे उसका सॉल्यूशन दिया ही जाएगा। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।